कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो हर मन के स्वागत है। जय जोहार संगी हो। अरसी के तेल होते बड़ा गुणकारी, अरसी के तेल होते बड़ा गुणकारी, हार जाते संगी कई ठन बीमारी। अरे अरसी के खली संगी पशु के आहार है, बड़ा उत्तम होते संगी एखर व्यापार है, एखर व्यापार है। हाँ संगवारी हो, आज हम आप मन ला अरसी के उन्नत खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो संगवारी हो। अब ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे बीच में हुए डॉक्टर नंदन मेहता, ये कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी में प्राध्यापक हुए। तो संगी हो, तुम जानता हो कि अरसी लमन पहली कहा है कि उतेरा के रूप में उपयोग करत रहें, लेकिन अब आप एखर जो नया जो उपयोग आजकल आ चुके हैं अरसी के जो तेल है ते ओमेगा-3 मिलते, यह हमार हार्ट बर भी अच्छा होते, शुगर के बीमारी बर भी अच्छा होते। संगे संग में अरसी के बहुत अगन उपयोग बाढ़ गए एखर से। हाँ, एखर जो तेल है तेन मन मुख कई प्रकार के दवाई बनत है, मुखवास बर काम आवत है, एखर कपड़ा बनत है और बहुत दिन तक यह खराब नहीं होए संगवारी हो, और बहुत कम लागत में यह हो सकत है। तो सब संगी हो, ओखर स्थिति आज हम आप मन ला अरसी के उन्नत खेती कैसे करे जाए यही विषय में जानकारी देबो। और आज के हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर नंदन मेहता जी ये आ चुके हैं, तो एखर से बातचीत करीन। एखर पहली एक छोटे से संदेश। जलवायु में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि हमारे पुराने समय की हम बात करें तो जो ठंड अक्टूबर माह से शुरू होती थी वो फरवरी के अंत तक ठंड बनी रहती थी, मतलब तापमान कम बना रहता था और वो गेहूं के लिए एकदम उपयुक्त समय होता था। अभी वर्तमान समय में जो हमारे छत्तीसगढ़ में ठंड जो पड़ रही है वो ठंड का समय लगभग 15 नवंबर के बाद ही हमारे प्रदेश में ठंड का आगमन होता है, और ये ठंड मुश्किल से 15 नवंबर से चालू होकर 15 जनवरी से जनवरी आखिरी तक ख़त्म भी हो जाती है। तो ये जो हमारे को 2 से ढाई महीने का समय मिलता है, उसी समय में हमको गेहूं की जो वृद्धि है, जो अच्छी वृद्धि है, उसको ध्यान में रखते हुए बुआई का समय वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। संदेश के बाद तुहर मन के फिर से स्वागत है संगी हो। आओ अब सबसे पहले ये जानिन कि हम अरसी के खेती काबर करीन, एखर का महत्तम है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जलवायु है तेन अरसी के खेती बर उपयुक्त है कि नहीं है, और तीसरा एला अगर हम लगाना है तो हमारे जो भूइयाँ है तेन ला तैयार कैसे करना है संगी हो। आवा जानथन। अलसी एक दैविक फसल है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, बहुआयामी, बहुत सारे गुणों से भरपूर और एक दैवी फसल है। जैसा कि इसके उपयोग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, आजकल इसका उपयोग धागे बनाने में, जिनको कि हम लेनिन कपड़ा प्रतिदिन जो शर्ट पैंट आजकल जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का उच्च वर्ग के लोग पहनते हैं, इसके धागे का उपयोग किया जाता है। यह वही फसल है, लेनिन यूसी टेटिसिसिमम इसका वैज्ञानिक नाम है, इसलिए इसका लेनिन जो हम प्रतिदिन पहनते हैं उसका धागा इसी फसल से बनाया जाता है। जो फसल लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर जो पौधा होता है, जैसा कि ये दिख रहा है, ये उस फसल के तने के लेनिन के धागे के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हम इसका एक बहुत व्यावसायिक उपयोग आपके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दूसरा इसका है ओमेगा-3 तेल, जो है बहुत ज़्यादा सेल जो होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको लचीला बनाने के रूप में आता है, ओजस्वी बनाने के रूप में आता है। इसके पश्चात इसको लिनोलियम, जो कि हम कारपेट में प्लास्टिक जैसा दिखता है, आजकल सभी ऑफिसों में घरों में एक उपयोग में किया जाता है, इसको लिनोलियम भी इसी से बनाया जाता है। इसके पश्चात इसको अपन वुडन पॉलिश, पेंट, वार्निश, इन सब के रूप में भी इसको बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वातावरण की वायु को, ऑक्सीजन को लेके तुरंत उसमें सूखने की प्रवृत्ति होती है, जो कि पेंट के गुणों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इसका उपयोग वार्निश में और अपने फर्नीचर को चमकाने के लिए, अच्छे चमक लाने के लिए उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको बहुत बड़ा उपयोग
वार्निश इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में भी है। इसके अलावा इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिनल उपयोग भी हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि अलसी का पोल्टिस किसी भी दर्द में, किसी भी पुराने दर्द में, अंदर के दर्द में बहुत ही कम समय में बिना शरीर के किसी अंग को पहुंचाए हुए सुलझा देता है, सफल बना देता है। इसके पश्चात इसको मुखवास के रूप में, कई प्रकार की मिठाइयों में ऊपर से छिड़कने के रूप में, पराठा रोटी में मिलाने में एवं रोटी को लचीला बनाने के उपयोग में भी किया जाता है। अलसी बहुमूल्य औद्योगिक तिलहन फसल है। अलसी के प्रत्येक भाग का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है। अलसी के बीज से निकलने वाला तेल प्रायः खाने के रूप में उपयोग में नहीं लिया जाता है, बल्कि दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके तेल का पेंट्स, वार्निश व स्नेहक बनाने के साथ पैड इंक तथा प्रेस प्रिंटिंग हेतु स्याही तैयार करने में उपयोग किया जाता है। अलसी के तने से उच्च गुणवत्ता वाला रेशा प्राप्त किया जाता है व रेशे से लीनन तैयार किया जाता है। अलसी के पौधे का काष्ठीय भाग तथा छोटे छोटे रेशों का प्रयोग कागज बनाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में अलसी की खेती लगभग 2,96,000 हेक्टेयर क्षेत्र में होती है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 15% है। अलसी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। अलसी की फसल के लिए काली, भारी एवं दोमट मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। अधिक उपजाऊ मिट्टियों की अपेक्षा मध्यम उपजाऊ मिट्टियां अच्छी समझी जाती हैं। भूमि में उचित जल निकास का प्रबंधन होना चाहिए। आधुनिक संकल्पना के अनुसार उचित जल एवं उर्वरक व्यवस्था करने पर किसी भी प्रकार की मिट्टी में अलसी की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अलसी जो है छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही पुरानी फसल है। बहुत ही पूर्वजों के द्वारा यह लगाई जाती रही है और इसको एक बैंक की भाषा में हम एफडी वाली फसल भी कहते हैं, क्योंकि जब कभी रुपये पैसे की आवश्यकता होती है तो इसको आसानी से हम इसको 3-4 साल तक इसको रख सकते हैं। इसका अंकुरण खराब नहीं होता है, अतः इसको हम इस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। जैसा कि वातावरण की बात है, भूमि की बात है, यहाँ पे बहुत पुराने समय से ही अलसी की खेती धान के बाद उतेरा के रूप में की जाती रही है। इसकी जो भूमि है, अगर हम इसको एकल लगाना चाहें, अकेला लगाना चाहें, तो यहाँ की ज़मीन जो दोमट है या मटासी है, सभी प्रकार की ज़मीनों में इसको केवल जो बलुई मिट्टी है, जो बहुत हल्की ज़मीन है, उसको छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। इसको 1 या 2 जुताई के पश्चात मिट्टी को भुरभुरी करके, आजकल जो है इसमें छोटे टुकड़े को तोड़ने वाली बहुत प्रकार की मशीन भी आ गई हैं, उसके पश्चात इसको लगभग 30 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बाविस्टीन और अन्य प्रकार के फंजीसाइड से मिलाकर इसकी बुआई अन्य फसलों के जैसे गेहूं की जाती है, कर सकते हैं। तो अब हमार मान लो खेत तैयार हो गए है, अब वो हमला बीजा डालना है, तो बीजा कतका मात्रा में लगी एकड़ के पीछू में, बीजा ला उपचार करबो तो ओखर से कुछ फायदा है कि नहीं, कि उपचार करना है कि नहीं करना है। और संगे संग मैं यूँ जान लेथन हमन है कि छत्तीसगढ़ वर कौन कौन जो किस्म है तेन बहुत उचित है, ओखर हम उपयोग कर सकत हन। ये 3 बात मैं पूछत हूँ। जैसा कि इसमें बीज दर की बात है, इसमें लगभग 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर सिंचित अवस्था में और थोड़ा सा ज़्यादा 30 से 35 किलो के आसपास रेनफेड और लगभग 30-40 किलो के आसपास उतेरा पद्धति में इसकी बुआई के लिए उपयुक्त रहता है। हमारे यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा बहुत सारी उन्नत जातियों का विकास किया गया है, जिसको कि हमारे भारत में, छत्तीसगढ़ में और अन्य प्रदेशों में भी सराहा गया है और लगाते आ रहे हैं। अच्छे अंकुरण और अच्छे जर्मिनेशन, अच्छी पौध संख्या की बात है। अगर हम बुआई के समय इसको बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो
की दर से उपचारित करते हैं तो इसमें विल्ट की जो समस्या है वो बहुत ही कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है, जो कि एक मुख्य इसका एक रोकने का या फसल उत्पादन में जो बाधा करता है, इसको हम आसानी से सुलझा सकते हैं। संगवारी हो, आज के हमारी जो जानकारी है तीन तो चलते रही, एक छोटे से संदेश और ले लेथन। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। हमन पानी के कई ठन विधि जानते प्रबंधन करे के, पहाटा पद्धति है, टपक सिंचाई है, तो एमा कौन सा विधि सबसे अच्छा है? संगे संग यहू जान लेथन कि शुरू से लेकर एकर पूरा उत्पादन के करत तक ले हमला पानी कतका मात्रा में, कौन कौन समय में कैसे देना चाहिए, आवा जानथन। अलसी के अच्छे उत्पादन के लिए विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं पर 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो प्रथम सिंचाई बुआई के 1 माह बाद एवं द्वितीय सिंचाई फल आने से पहले कर लेनी चाहिए। सिंचाई के साथ साथ प्रक्षेत्र में जल निकास का भी उचित प्रबंधन होना चाहिए। प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई क्रमशः 30 से 35 व 60 से 65 दिनों की फसल अवस्था पर करनी चाहिए। जैसा कि यह फसल हमारे छत्तीसगढ़ में धान के बाद लगाई जाती है, तो इसलिए इसमें जल प्रबंधन की भी बहुत अच्छी आवश्यकता होती है। बुआई के तुरंत बाद अगर एक सिंचाई मिल सकती है तो बहुत उपयोगी रहती है। इसके पश्चात अगर देरी से बुआई हम अलसी की करते हैं नवंबर के अंतिम या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, तो लगभग 35 दिनों के पश्चात एक सिंचाई और फल बनने या उसकी पॉड बनने या कैप्सूल बनने के समय भी एक सिंचाई करके बहुत अधिक अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। 2 से 3 प्रकार से इसकी बुआई सिंचाई कर सकते हैं। पहला तो एक पुरानी पद्धति है फ्लड इरिगेशन, जिसमें कि छोटे छोटे क्यारियों में मेड़ बना के सिंचाई की जाती है और ये पानी अगर बहुत अच्छा स्रोत है, आपके पास में नहर है या कुआं है, तो आसानी से इस विधि को अप्लाई किया जा सकता है। दूसरी विधि जो है पाइप के द्वारा की जाती है और इसमें पाइप के से
आपको छोटे छोटे भागों में, कई भागों में इसको एक साथ पाइप बिछा देते हैं। ये इसके अलावा एक और अभी नई पद्धति और आई है, एडवांस हुई है, जिसको कि हम ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, और जो कि अलसी में कुछ जगह पे अप्लाई किया गया है। तो इसको ड्रिप इरिगेशन के द्वारा भी अप्लाई करके आप किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था से जुड़कर उस विधि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और सरकारी योजनाओं से ये संबंधित भी है। तो इस प्रकार से अपन इसकी सिंचाई पानी की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं। सिंचित अवस्था में अलसी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की क्रमशः 60-80, 40-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के अनुपात में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा बोने के पहले तथा बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा प्रथम सिंचाई के तुरंत बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। अलसी एक तिलहन फसल है और तिलहन फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर की मात्रा भी डालनी चाहिए। सल्फर की पूरी मात्रा बीज बोने के पहले ही डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी के समय आधार रूप में दिया जाना चाहिए। खाद प्रबंधन इस फसल में खाद की मात्रा अन्य फसलों की तुलना में बहुत ही कम है। 20, 60, 80 या 20, 60, 120 के आसपास NPK के रूप में दी जाती है। अतः इसकी खाद जो है लगभग कई जगह 0 नाइट्रोजन या 20 kg प्रति नाइट्रोजन और P जो है 40 से 60 P प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है, और लगभग 40 के आसपास 30 से 40 के प्रति हेक्टेयर की दर से दी जाती है। तो इसमें खाद बहुत ही कम मात्रा में उपयोग की जाती है। इसके पश्चात कुछ फोलियर स्प्रे किया जाता है, जो 2% यूरिया का फ्लावर आने के समय कर सकते हैं, और इसमें जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनका भी स्प्रे लगभग 2 से 3% का, जो कि आपको 19-19 या कई अन्य 32-32 या 16-32 इस प्रकार के बहुत सारे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं, जो कि उनकी लेने की क्षमता पत्तियों के थ्रू होती है, उनका भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के 20 से 25 दिनों बाद पहली निराई गुड़ाई एवं 40 से 45 दिनों बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अलसी की फसल में रासायनिक विधि से खरपतवार प्रबंधन हेतु पेंडामेथिलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व को बुआई के पश्चात एवं अंकुरण के पूर्व 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के रूप में इसमें एक कोनवो करके आता है, लगभग 100 रुपये का एक पैकेट होता है, जिसमें कि जो वीडीसाइड है जिसको कि उपयोग आसानी से किया जा सकता है, और उसमें कुछ बहुत अधिक जो मात्रा में जो कुछ खरपतवार लगते हैं, उन खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से खड़ी फसल में कोनवो के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अब बारी है एक छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के। आओ खरो मजा ले ली। अरे राधा जो हवे रसदाला तो कब आवे ते बिलवा माखन अरे राधा जो हवे रसदाला तो कब आवे ते बिलवा माखन
कब आवे तकिलवा माखन चोर। अरे राधा जो हाथ हमें रस डाला तोर कब आवे तकिलवा माखन चोर। अरे राधा जो हाथ हमें रस डाला तोर कब आवे तकिलवा माखन चोर। कब आवे तकिलवा माखन चोर, कब आवे तकिलवा माखन चोर। कब आवे तकिलवा माखन चोर, कब आवे तकिलवा माखन चोर। अरे राधा जो हाथ हमें रस डाला तोर कब आवे तकिलवा माखन चोर। राधा जो हाथ हमें रस डाला तोर कब आवे तकिलवा माखन चोर। तो हाँ संगी हो, कैसे लगिस गीत संगीत आनंद आई सुना और साथ में जानकारी घलो मजा आई वही संगवारी हो। काबर की अरसी के बारे में ठीक से जानकारी बहुत पहली नहीं रही से ओकर से देखकर हम फसल नहीं लगाते हैं। कम लागत में ज़्यादा फायदा देने वाला फसल ये हो सकते संगी हो। फिर अब अवैया दरी में फिर एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तलखस जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।